हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होना था जिसका इंट्रोडक्शन मैंने बोला था कि आपको रीड आउट करना है, जिसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रीड आउट करना था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बता देती हूँ फटाफट से क्या है ये, जिसमें आपने पढ़ा था जो भी बॉडी है इट विल रिमेन इन रेस्ट और इट विल रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट लॉ था, इससे रिलेटेड आपने एग्जांपल्स अपनी बुक से स्टडी किए होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। बेटा ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है कुछ एक नए कंसेप्ट्स हैं आपके, जो टर्म्स आपने शायद इससे पहले यूज नहीं की होंगी, वो एक दो चीज हम जो नई हैं उनको रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम स्टार्ट करते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि आपके पास, ठीक है, आपने क्या स्टडी किया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या बोला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, और वो चेंज जो होगा, फोर्स अब अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम चेंज होगी, तो मोमेंटम चेंज हो रही है तो आपका कुछ ना कुछ किसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करेगी। तो वो जो डायरेक्शन होगा तो वो कहाँ पर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी के डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट होगी बॉडी की। ठीक है, अब देखिए आप हमेशा से पढ़ते आए हैं सेकंड लॉ के लिए कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ये आप हमेशा से पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, बट ये आया कैसे? ठीक है, आया कहाँ से? आपने पढ़ा कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? देखिए आप मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके पास एम वी, ठीक है, अगर आप दो बॉडी ली हैं, आपने एक m1 मास की है, एक m2 मास की है। ठीक है, उसके बाद उन्हीं बॉडी में आपने एक v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपकी एक v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये हमारे पास दो बॉडीज हैं। हम अब देखिए हम ना डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं। फाइन, कि फर्स्ट केस हम लेते हैं, अगर आपके पास दोनों बॉडीज जो हैं, दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, हमने बात कर ली। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो अब देखिए आपके पास दोनों बॉडी का मास सेम है, तो दोनों बॉडी अपनी v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं p1 और p2 की, p1 p2 क्या है? आपके मोमेंटम हो जाएंगे बॉडी के, तो p1 क्या हो जाएगा? m v1 और p2 क्या हो जाएगा? m v2। ये वैल्यूज हो जाएंगी। अगर हम रेशो निकालते हैं तो देखिए रेशो कैसे निकलेगा? p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है, तो बात क्या आती है कि अगर यहाँ से अगर हम बोल देते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो मास सेम था, कैंसल आउट। तो अब मोमेंटम को अगर हम रिलेट करें तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है वेलोसिटी के, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हम क्या करते हैं? v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v। हमने क्या बोला कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अगर हम p1 और p2 के रेशो निकालते फिर वही आ जाएगा m1 अपॉन m2, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जिसकी वेलोसिटी जिसकी मास ज्यादा था, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो p1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन p2। तो ये क्या है? अगर जिसका मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी सेम है, तो हमारे पास उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। थर्ड कंडीशन अगर हम लेते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा मोमेंटम ही सेम है, p1 इक्वल्स टू p2 इक्वल्स टू p, हमने बोला है मोमेंटम ही सेम है। ठीक है, तो अगर हम p1 इक्वल्स टू p2, तो हमारा p पहली बॉडी के लिए क्या होगा? m1 v1
दूसरी बॉडी के लिए क्या हो गया आपका m2v2। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2, हम ये बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। अब देखो अगर हमारे पास m1 ग्रेटर देन है m2 के तो v1 बिकम लेस देन v2। अगर हम यहाँ से रेशियो की बात करें, अगर हमारा m1 ग्रेटर देन, तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी इसकी जो है दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए क्योंकि हमें सेम चाहिए वैल्यू। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 किस कंडीशन में, जब v2 ग्रेटर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर m1 ग्रेटर देन है, मास जो है फर्स्ट बॉडी का ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। और अगर फर्स्ट बॉडी का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन होगा अगर हम किन्हीं भी दो बॉडी का मोमेंटम सेम करते हैं, ठीक है। तो जो वेलोसिटीज ऑफ बॉडी हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इक्वल लीनियर मोमेंटम है तो उनका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा किससे, आपकी मास ऑफ द बॉडी से, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन विद द मास ऑफ द बॉडीज, ठीक है। अब देखिए अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या बोला, इट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम की मतलब क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स dp बाई dt, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू mv, p इक्वल्स टू mv। तो हम यहाँ पर क्या करें, d mv अपॉन dt, हम इसको ऐसे लिख दें। अब मास तो किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो ma हो गया। अब देखो ये एक आपकी स्पेसिफिक कंडीशन आ गई है, मतलब ये पर्टिकुलर कंडीशन है जब ये स्टेट ट्रू रहेगी। किस कंडीशन में, जब आपका मास कांस्टेंट है, तभी आप बोल सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू ma। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर आप बोलते हैं सेकेंड लॉ तो वो गलत है। सही क्या है, इट इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। गलत क्यों है आपको पता लग गया, अगर हमारे पास बॉडी का मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ही उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट सही रहती है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कब, जब आपका m जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जब m विल रिमेन कांस्टेंट, इन दैट कंडीशन f इक्वल्स टू ma इज ट्रू। अगर आपकी बॉडी का मास चेंज होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन सी कंडीशन वो आप देखना, ठीक है। पहली कंडीशन तो है आपकी क्या, जब आपकी रॉकेट प्रोपल्शन की बात करते हैं, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि आपका फ्यूल जो होगा वो एकदम से, जब आपका रॉकेट ऊपर जाएगा तो फ्यूल क्या होगा, आपका बर्न आउट होगा। तो फ्यूल बर्न आउट होगा तो इनिशियली क्या है, वो फ्यूल जो है आपकी रॉकेट के मास में इंक्लूडेड है, लेकिन जैसे बर्निंग होगी तो मास जो है वो कम होता जाएगा क्योंकि फ्यूल जो है आपका यूज होता रहेगा। तो आपका वहां पर क्या होता है, मास जो है वो चेंज होता है। तभी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये नहीं बोला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां पर आपने जब रॉकेट की बात आई तो आपने पढ़ा कि हाँ वो लीनियर मोमेंटम टर्म यूज किया। वो मोमेंटम टर्म इसीलिए यूज किया गया था वहां पर क्योंकि उसका मास जो था वो वेरिएबल था, ठीक है, मास उसका कांस्टेंट नहीं है, तभी हमने बोला मोमेंटम की बात आई थी वहां पर, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम इसी को, आपका जो न्यूटन लॉ है, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं और उसको रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है फोर्स क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है। तो अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स एक्सिस में प्लस एफ वाई एक्सिस में प्लस एफ जेड एक्सिस में, ठीक है। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन का ले सकते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन इन जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही आप मोमेंटम का बोल सकते हैं, मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, मोमेंटम इन वाई एक्सिस, मोमेंटम इन जेड एक्सिस, ठीक है।
तो ये क्या है, आप देखिए फोर्स किसके इक्वल था, फोर्स F y और आपका z, ठीक है, ये किसके इक्वल था, चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स d/dt। अब यहाँ पे आप मोमेंटम लिख लेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मास कांस्टेंट है आपका, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका मास। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी इसमें तो मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आपके पास मास सेम आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सेलरेशन की टर्म में करते हैं, अगर आप मास कांस्टेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से हम मास बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम यहाँ पर मास नहीं लिखेंगे। मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ax ay प्लस az, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ, फाइन। तो ये है आपका इन टर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम वेक्टर की फॉर्म में अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स, एक्स एक्सिस में हमारा फोर्स है तो किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे वाई एक्सिस को कंपेयर करेंगे तो फोर्स इन वाई एक्सिस इक्वल्स टू, मतलब वाई डायरेक्शन यू कैन से ऑल्सो, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद देखिए आपके पास एक टर्म आएगी इनर्शियल मास, क्या आएगी, इनर्शियल मास, ठीक है। इनर्शियल मास का क्या मतलब है, ठीक है, मैं सिर्फ वही चीजें बता रही हूँ जो आपने इससे पहले 9th क्लास में स्टडी नहीं की होंगी, फाइन। तो देखिए इनर्शियल मास का क्या मतलब है, आपके पास बॉडीज हैं, ठीक है, 2 बॉडी हैं जिनका मास है m1 और m2 है, वो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, a1 और a2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो आप ये मान रहे हैं हम कि हमने इन पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर फोर्स लगा और इस पर फोर्स लगा, मतलब बॉडी, सॉरी, इस पर फोर्स लगा और इस पर फोर्स लगा। आपकी एक बॉडी है m1 मास की और एक्सेलरेशन a1 से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी है m2 मास की, एक्सेलरेशन a2 मास से मूव कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन पर फोर्स लगाया, फोर्स क्या था हमारा, सेम था। अगर हमारे पास फोर्स सेम था, ठीक है, तो फोर्स के क्या चीज आ जाती है, अगर हमारे पास फोर्स सेम है तो m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2, मतलब क्या आ गया, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू a2 अपॉन a1, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज जो अभी हमने करी थी, अगर m1 ग्रेटर देन है तो a1 लेस देन हो जाएगा, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन a1 बिकम लेस देन a2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मास है वो आपकी बॉडी को मूवमेंट नहीं दे पा रहा, ठीक है, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं तो अगर आपकी बॉडी लाइट वेट की है, लाइट मास मतलब कम मास है उसका, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और अगर आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मास है वो आपकी बॉडी को अपोज कर रहा है, ठीक है, किस चीज के लिए अपोज कर रहा है, आपकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मास है आपका दैट अपोजेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो क्या अपोज कर रहा है, मास अपोजेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शियल मास, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इनर्शियल मास, फाइन। तो ये आपका क्या है, इनर्शियल मास का कंसेप्ट था कि जो मास है वो आपकी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने में अपोज करता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इनर्शियल मास, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसको हम यूज करते हैं अगर हमारे पास कोई भी फोर्स अननोन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फोर्स अननोन है, उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको अगर हम आगे अभी डिटेल में स्टडी करेंगे जहां से हम अननोन मासेस की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद देखिए, अगर आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या स्टडी किया था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आपने सिर्फ ये एक लाइन स्टडी की थी। इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ यही एक लाइन स्टडी की थी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन वो रिएक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, आपको ये कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो जो होगा, आपके पास जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। अगर आपके पास mg फोर्स है, जैसे आपके ये देखो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, फाइन। तो आपने ये ग्रेविटेशनल लॉ 9th क्लास में पढ़ा था कि जिस फोर्स से बॉडी अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स से वो बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इस तरीके से स्टडी किया था कि जिस फोर्स से बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, बॉडी भी उसी फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो क्या था, आपका पेयर बन रहा था फोर्स का, ठीक है। क्या बन रहा था, आपका पेयर बन रहा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है, जो एक्शन रिएक्शन की बात आती है, ठीक है। अब देखिए, एक्शन क्या था, अर्थ अट्रैक्ट कर रहे थे, रिएक्शन में क्या था, मास भी अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जो एक्शन और रिएक्शन बनेगा आपका, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्ट क्या करेगा, दूसरी बॉडी रिएक्ट करेगी, किसके अगेंस्ट, जो उस पर एक्शन लगा, ठीक है। तो क्या चीज होगी, जो एक्शन रिएक्शन होगा वो आपके डिफरेंट बॉडीज पर होगा। जो एक्शन रिएक्शन होगा वो आपका कहां पर लगेगा, डिफरेंट बॉडीज पर, ठीक है। सेम बॉडी पर नहीं हो सकता एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पर नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपके पास एक्शन रिएक्शन होगा बॉडी का, वो जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन, वो एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तो डिफरेंट बॉडी पर हैं। एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल। अब वो क्यों कैंसल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्योंकि ये जो दो फोर्स हैं, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, वो कहां पर हैं, डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, ठीक है। और जो फोर्स होगा आपका सेम बॉडी पर जो होगा वो इक्वेट कर सकते हैं, फाइन। दूसरी बात, वो क्या होंगे, आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, फाइन। और दूसरी बात, वो डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। एक ही बॉडी का फोर्स कैंसल आउट हो सकता है, डिफरेंट बॉडीज का फोर्स कैंसल आउट नहीं हो सकता, ठीक है। डिफरेंट बॉडीज का फोर्स कैंसल आउट नहीं हो सकता। एक ही बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वही सिर्फ कैंसल आउट हो सकते हैं, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी बॉडी है, अगर कोई एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि हमारा पेयर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आपने अपने 9th क्लास में स्टडी किए हैं, आपको वही वहां से देख लेना। बुक में जो गिवन होंगे आपके प्रीवियस एग्जाम्पल, वो आपको रीड आउट करने, ठीक है। तो ये कुछ नई चीजें थी जो आपने 9th क्लास में नहीं स्टडी की थी, तो मैंने सिर्फ वही चीजें आपको फटाफट से बताई हैं। और इसमें इतना कुछ मेजर पार्ट नहीं था कि आपको नहीं समझ आएगा, इट वॉज ऑल ईजी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है बेटा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से करेंगे, हमें न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा 3-4 वीडियो बनेंगे इस लेक्चर, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।